बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन का ये लेक्चर नंबर 44 है, चैप्टर 2 है, MGM 211 और MGM 321। टॉपिक है आज हमारा कामयाब बोलचाल के अक़दामात, स्ट्रेटेजिक स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल स्पीकिंग। आप अपने ख्यालात का दो तरीक़ों से इजहार कर सकते हैं, तहरीरी तौर पर और ज़ुबानी बोलचाल के ज़रिए। ज़ुबानी बोलचाल दो अफराद के दरमियान भी हो सकती है और ग्रुप्स में भी मुख्तलिफ अफराद के दरमियान हो सकती है। जो अफराद कायल करते और हमदर्दाना अंदाज में बोलचाल या गुफ्तगू करते हैं वो काबिल सताइश होते हैं। बोलचाल में मंतकी, वाज़े और एहसासमंदाना अंदाज अपनाने से उसे मौसर बनाया जा सकता है। अब हम इस टॉपिक में दो अफराद और ग्रोह में कामयाब बोलचाल के अक़दामात को डिस्कस करेंगे। तो बोलचाल जो है, कामयाब बोलचाल, ये दो अफराद के दरमियान भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है, यानी पर्सन टू पर्सन स्पीकिंग और ग्रुप टास्किंग दोनों तरह से हो सकती है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू जो है उसमें क्या क्या असूल अडॉप्ट करके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं कि दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू में दो स्टेप है। ए है जब आप बोल रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग। बी जब दूसरा फर्द बोल रहा हो, यानी व्हेन अदर पर्सन इज टॉकिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब आप बोल रहे हैं तो क्या आप मद्देनज़र रखें कि दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू में अच्छा सामे, यानी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर, यानी अच्छा सामे ही अच्छा मुकर्रर हो सकता है। आप जो कुछ कहते हैं वो आपकी शख्सियत का आयनादार होता है और उसकी वजह से ही लोग आपको पसंद या नापसंद करते हैं, और लोग आपके इल्म और गुफ्तगू की वजह से आपकी शख्सियत को तस्लीम करते हैं या इनकार करते हैं कि आप क्या कहते हैं और किस तरह कहते हैं। तो हम अब देखते हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो उस वक़्त क्या किन किन बातों को मद्देनज़र रखने से आप बेहतर स्पीकिंग कर सकते हैं। जब आप गुफ्तगू में बोल रहे हों तो मौसर गुफ्तगू के लिए इन नुकात को हमेशा सामने रखें जो अभी मैं बताने लगा हूँ। नंबर 1, आपके पास कुछ ना कुछ कहने के लिए ज़रूर हो। नंबर 2, सामे यानी लिसनर की काबिलियत के मुताबिक अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी बात समझ जाए। नंबर 3, पैगाम को वाज़े करने के लिए अपने पैगामात को दोहराएं। नंबर 4, मरकज़ी ख्याल यानी मेन आइडिया को मुख्तसर रखें या उसकी समरी तैयार करें। नंबर 5, सामे यानी मुखातब यानी लिसनर, उसका नाम इस्तेमाल करें या लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। नंबर 6, मुमकिन हो तो सवालों के जवाब दें। और नंबर 7, मज़ाहिया हिस्स का भी इजहार करें, हर वक्त सीरियस ही ना रहें। नंबर 8, सामे यानी लिसनर को बोलने का मौका भी दें। 9, सामे की बातचीत में हौसला अफजाई भी करें, यानी वो पार्टिसिपेट करे आपके साथ गुफ्तगू में। नंबर 10, सामे के साथ नज़रों का राब्ता यानी आई कॉन्टैक्ट भी रखें, यानी आप तवज्जो देंगे तो वो तवज्जो देगा। नंबर 11, आप अपनी आवाज़ को खुशगवार रखें। और नंबर 12, दरमियानी लहजा में बोलें, यानी ना ही आवाज़ ऊंची हो और ना ही बहुत आहिस्ता। और उसके बाद अगला पॉइंट है 13, अपना खलूस यानी सिंसेरिटी और फितरीपन, नेचुरलिज्म ज़ाहिर करें। और नंबर 14 है सामे यानी लिसनर की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखें। और आखिरी पॉइंट है जब आप बोल रहे हों तो ख़ुद भी दिलचस्प नज़र आएँ, यानी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए ताकि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें। उसके बाद जब दूसरा फ़र्द बोल रहा हो, बी पॉइंट है, ये तो हमने डिस्कस किया कि ये पॉइंट, आप इन पॉइंट्स को जो अभी मैंने बताए हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो इन पॉइंट को मद्देनज़र रखने से आप जो है बेहतरीन यानी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स पर अमल कर रहे होते हैं और बेहतरीन तरीके से दूसरे अफराद तक अपना पैगाम मालूमात पहुंचा रहे होते हैं। और दूसरा पॉइंट है जब दूसरा फ़र्द बोल रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए, यानी व्हेन अदर पर्सन इज़ टॉकिंग। जब दूसरा फ़र्द बोल रहा हो और आप सुन रहे हों तो ये अक़दामात जो हैं ये मौसर साबित हो सकते हैं। नंबर 1, एक अच्छा सामे बनकर सुने, बी आ गुड लिसनर। 2, बोलने वाले यानी मुकर्रर यानी स्पीकर पर नज़रें जमाए रखें, यानी उसके साथ आई कॉन्टैक्ट रखें। तीसरा पॉइंट, ज़ुबानी उसकी बातों में शामिल हो, यानी येस या आई एग्री वगैरह के साथ उसकी हमायत करते रहें। चौथा पॉइंट, अपने सर को भी हमायत में जुम्बश देते रहें, हिलाते रहें, नोडिंग करते रहें। नंबर 5, चेहरा पर आपके खुशगवार अच्छे तासुरात का इज़हार होना चाहिए। नंबर 6, दिलचस्पी ज़ाहिर करें, दाएं बाएं आगे पीछे देखना शुरू ना करें और ना ही कोई इंटरप्शन करें, मुदाखलत ना करें। नंबर 7, मुकर्रर के नज़रियात पर अपने ख्यालात को मरकूज़ रखें। मुख्तसर हम कह सकते हैं ये दोनों सूरतों में जो दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू में वाज़े की गई हैं, आपके सामने चंद पॉइंट मैंने रखे हैं, यानी जब आप बोल रहे हो और जब दूसरा फ़र्द बोल रहा हो तो आपको एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है, एक खुशगवार और पुरसुकून माहौल
جس میں دوسرے افراد کی مداخلت بہت کم ہو تو آپ اس طرح اپنی کامیاب گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ اسی میں ڈسکس کرتے ہیں، گروپ میں بول چال، یعنی گروپ سپیکنگ، اس میں کون کون سے اقدامات آپ اڈاپٹ کریں کہ آپ کامیابی سے اپنی گفتگو مکمل کر سکیں اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں۔ جن لوگوں میں دوسروں کو بول چال کے ذریعے متاثر کرنے کی اہلیت ہوتی ہے ان کو کاروبار میں تعریفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے، جن لوگوں میں دوسروں کو بول چال کے ذریعے متاثر کرنے کی اہلیت ہوتی ہے ان کو کاروبار میں تعریفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کاروبار میں نہیں بلکہ ہر جگہ پہ، گھر میں، محلے میں، سوسائٹی میں، دوستوں میں، کالج میں، اسکول میں یا یونیورسٹی میں یا کسی بھی کمیونٹی میں جن لوگوں میں دوسروں کو بول چال کے ذریعے متاثر کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے ان کو ہر جگہ پر تعریفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور خصوصاً کاروبار میں بھی۔ افراد کے ساتھ گروپ میں بول چال کو مؤثر بنانے کے لیے چند پوائنٹ آپ کے سامنے سلائیڈ پر موجود ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے سامع کی پہچان، نو یور آڈینس، یعنی سامع کی دلچسپی اور مفاد کو مد نظر رکھنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے۔ موضوع سے متعلقہ ایسا عنوان ترتیب دیں کہ لسنر میں اس کے بارے میں موٹیویشن پیدا ہو۔ آپ کو سامع کی عمر، درجہ، رتبہ، مرتبہ، پیشہ، جنس، تعلیم، تجربہ اور خصوصی دلچسپی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ مؤثر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ نمبر 2 ہے گروپ میں بول چال کے لیے مقصد کا تعین، ڈٹرمن یور پرپز۔ اپنے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے آپ سے سوال کریں۔ کیا کیا سوالات ہیں؟ چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا مجھے یہ گفتگو کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، یعنی مقصد کے تعین کرتے وقت یہ بات مد نظر رکھیں، مجھے یہ گفتگو ٹاک یا سپیچ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، کس قسم کے سامعین وہاں موجود ہوں گے، کیا یہ کسی خاص موقع کی گفتگو ہوگی، مجھے کتنی دیر کے لیے وہاں بولنا ہوگا، کیا یہ تقریر یا گفتگو تفریحی ہے، ترغیبی ہے یا معلوماتی ہے، کیا سامعین میرے بیانات سے متفق ہوں گے۔ ان تمام سوالات کے جوابات اگر آپ نے حاصل کر لیے تو آپ کو مقصد کے تعین اور گفتگو کے لیے مناسب مواد منتخب کرنے میں یہ مدد فراہم کریں گے، اور مقصد کا تعین آپ کر سکیں گے تاکہ آپ اپنی گفتگو میں کامیابی حاصل کر سکیں اور دوسروں کو امپریس کر سکیں۔ تیسرے نمبر پر ہے گروپ میں بول چال کے لیے موضوع کا انتخاب کریں، یعنی چوز یور ٹاپک۔ سامعین کی ضروریات یعنی لسنرز کی ضروریات اور دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے اور گفتگو کا مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے موضوع کا انتخاب کریں اور اس کی حدود کا تعین بھی کریں۔ موضوع کے انتخاب میں مقررہ وقت میں اس کی ادائیگی کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے موضوع کے مطابق اسے محدود رکھتے ہوئے اہم نکات کو بھول نہ جائیے، بلکہ اس کے لیے ایک خاکہ یعنی آؤٹ لائن بنائیں۔ خاکہ میں تعارف، وضاحت اور نتائج کے عنوان کے تحت موضوع کے متعلق معلومات کو اکٹھا کریں، یعنی موضوع کا انتخاب کرنے کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ گروپ میں مناسب طریقے سے اپنی پارٹیسپیشن کر سکیں۔ نمبر 4 پہ ہے گروپ میں بول چال کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے معلومات اکٹھا کرنا، کولیکٹ یور انفارمیشن۔ قابل اعتماد اور جدید معلوماتی کتابیں، میگزین اور اسی طرح کے چھپے ہوئے مواد، پرنٹڈ میٹیریل کا مطالعہ کر کے یا انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھی کر کے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے سے زیادہ معلومات رکھنے والے افراد کے ساتھ تبادلہ خیال کریں یا بحث کریں اور ان سے متعلقہ ان کے ذاتی تجربات کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ علاوہ ازیں حقائق اور تجاویز یا آراء کے بارے میں درست اور مناسب نوٹس بھی ساتھ ساتھ تیار کریں تاکہ آپ گروپ میں بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ معلومات کو منظم کرنا، آرگنائز یور انفارمیشن۔ جو عارضی سا خاکہ آپ نے پہلے تیار کیا ہے اس کے مطابق اپنے اہم نکات کو منظم کریں۔ بعض نکات کو آپ کو 2 یا 3 بار ترتیب دینا پڑے گا اور غیر متعلقہ نکات کو آپ ختم کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی تقریر اور زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے غیر متعلقہ نکات کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی تقریر کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے آڈیو اور امدادی بصری ذرائع یعنی ویژول ایڈز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، یعنی ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اور ان میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ملٹی میڈیا کے ذریعے آپ اپنی جو چیزیں شو کر سکتے ہیں، تصویریں یعنی ٹرانسپیرنسیز اور سلائیڈز، فلم سٹرپس، فلمز، ہینڈ آؤٹس، پکچرز، پوسٹرز، چارٹس، چاک بورڈز، وائٹ بورڈز وغیرہ۔ اپنے سامعین اور اپنی گفتگو کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے فائنل خاکہ میں سب سے اہم نکات کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس
छठा पॉइंट है खाका तैयार करना, यानी प्रीपेयर योर आउटलाइन। आर्जी खाका और इकट्ठी की हुई मालूमात से तफसीली खाका तैयार करें। यह तफसीली खाका आपकी तकरीर का असल मवाद फराहम करेगा। आर्जी खाका में सानवी अहमियत के नुकात शामिल करें। अहम नुकात को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इंतहाई मौजू हक़ाइक़ और तजर्बात और अल्फाज का इस्तेमाल करें। जब आप तकरीर कर रहे हों तो खाका ये नुकात फराहम करने में आपकी मदद करेगा। मतलब पहला पॉइंट है तकरीर, यानी जो गुफ्तगू आपने ग्रुप के सामने करनी है उसका मुकम्मल मतन फराहम करता है खाका तमाम नुकात उन्वानात को मुकम्मल और साफ़ सुथरे अंदाज में चेक करने में मदद देता है। और खाका अहम नुकात को मंतकी अंदाज में तहरीर के काबिल बनाता है, और खाका की मदद से आप इस काबिल हो जाते हैं कि अल्फाज की दोबारा तरतीब, दोहराई और सुथराई कर सकें। जब आप तकरीर कर रहे हों तो खाका ये मदद आपको फराहम करता है। तकरीर पढ़ने में मदद देता है, तकरीर की प्रैक्टिस करने में मदद देता है, तकरीर को मुसव्वदा की शक्ल में लिखने में आसानी फराहम करता है। जब आप तकरीर पेश कर रहे होते हैं तो खाका इसमें रहनुमाई करता है, आपको फितरी अंदाज में और मुसलसल बोलने में मददगार होता है। उसके बाद हमारे पास 7वां पॉइंट है इजहार ख्याल या नुमाइंदगी की मनसूबाबंदी करना, प्लान योर प्रेजेंटेशन। खाका की मदद से अपने ख्यालात मंतकी अंदाज में पेश करने के लिए पहले उसकी मनसूबाबंदी करें। इसमें तारफ़ी कलमात ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये सामीन यानी लिसनर के अंदर आपकी तकरीर के लिए दिलचस्पी पैदा करते हैं। मौका की मुनासबत से सामीन के सामने तबसरा करें कि आपका उनके साथ राब्ता कायम हो सके और वो आपकी गुफ्तगू या तकरीर की तरफ खींचे चले आएँ। अपने मौजू को मुतारफ़ करवाने के कई तरीके हैं, यानी तकरीर का आगाज़ करने के लिए कई तरीके हैं। मसलन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्पीच तो शुरू में ही मजमून और मौजू के मकसद के बारे में बताएं, या एक मज़ाहिया कहानी, किस्सा या रवायत सुनाएं, या एक अनोखा, अनयूजुअल या चौंका देने वाला स्टार्लिंग बयान दें, या एक मशहूर या मजबूत अक़वाल ज़री यानी कोटेशन बयान कर दें, कोई मिसाल इलस्ट्रेशन दे दें, या कोई सवाल पूछें। इनमें से कोई भी आप तरीका इख्तियार कर सकते हैं अपने मौजू को मुतारफ़ करवाने के लिए, यानी तकरीर का आगाज़ करने के लिए। इनमें से जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा वो तकरीर के मकसद के मुताबिक ही होना चाहिए। तकरीर तारुफ और बहस पर ही मबनी ना हो बल्कि वो नतीजा खेज़ भी हो, और तकरीर को नतीजा खेज़ बनाने के लिए नताइज को मरकज़ी ख्यालात के मुताबिक मुख्तसर रखें। इस मकसद के लिए चंद सिफारिशात ये हो सकती हैं इन पर अमल करने से मुनासिब रद्द अमल की तवक्को होती है। क्या सिफारिशात हैं कि आप ये अडॉप्ट करें तो वो नतीजा खेज़ होंगी और इजहार ख्याल की मनसूबाबंदी बेहतर तरीके से यानी हो सकेगी। प्लान यानी आपकी प्रेजेंटेशन की प्लानिंग बेहतर हो सकेगी। पहला क्या है इसमें जो सिफारिशात हैं ये इन पर अमल करें तो आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं। मतलब पहले एक कहानी या किस्सा सुनाएं जो आपके मौजू के मकसद पर असरअंदाज हो, या एक ख़ास अमल स्पेसिफिक एक्शन के लिए लिखें, या मौजू की अहमियत पर जोर दें, या जो मालूमात आपने पेश की हैं उनके मंतकी नताइज भी बताएं, या सामीन से मखसूस रवैया इख्तियार करने के लिए कहें। उसके बाद ग्रुप में बोलचाल के लिए आखिरी पॉइंट हमारे पास है नंबर 8 इजहार ख्याल या नुमाइंदगी की प्रैक्टिस करना। यानी ग्रुप में बोलचाल जब करनी है तो उसके लिए पहले से उसकी प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन। अपने ख्यालात के इजहार के लिए आप अपने आप को पेश करने की प्रैक्टिस एक कमरे में करें और जहन में रखिए कि ये कमरा उससे मिलता जुलता हो जिस कमरे में आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसकी बार बार रिहर्सल से आप मुकर्ररा वक़्त में अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। अगर आप इस बारे में ना तजर्बाकार हैं तो खाका की मदद से मुकम्मल तकरीर तैयार करें, उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करें और उसे सुनें और ज़रूरत के मुताबिक रद्द बदल कर लें। ज़ुबानी तकरीर करने की कोशिश करें क्योंकि अगर तकरीर देख कर लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ी जाए तो सामीन को बोरियत महसूस होगी। याद रखें मुनासिब प्रैक्टिस आप में एतमाद पैदा करेगी। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।